स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की सिविक्स। ये क्लास काफ़ी रिकमेंडेड है, ये वीडियो काफ़ी रिकमेंडेड है। आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए जिसके आधार पर मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम देख लेते हैं सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है आज फर्स्ट चैप्टर का सत्ता की साझेदारी। यहाँ सबसे पहले हमें देखना होगा कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। सत्ता मीन्स पावर, यानी कि जो पावर है वो किस प्रकार बटी हुई है और समाज में किस प्रकार पावर का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये वीडियो इसमें केवल आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और आगे आने वाली वीडियो में आपको पूरी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि क्या कुछ होती है सत्ता और किस प्रकार उसका बंटवारा होता है। यहाँ इंडिया से बाहर के दो उदाहरणों के आधार पर आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो शुरुआत कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है बेल्जियम और श्रीलंका। देखिए स्टूडेंट, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जो हरियाणा राज्य से भी काफ़ी छोटा है। अगर जनसंख्या की हम बात करें तो 1 करोड़ से अधिक इसकी जनसंख्या है। बेल्जियम की जो राजधानी है उसका नाम है ब्रुसेल्स। यहाँ पर राजधानी जो है उसमें 80% तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और 20% डच भाषी जो बोलते हैं वो लोग रहते हैं। इसी प्रकार मैंने यही मेंशन कर दिया है कि जो श्रीलंका है वो हमारे यानी कि भारत के दक्षिण में स्थित है, तो ये हमारे लिए दक्षिणी द्वीपीय पड़ोसी देश है। ओके, तो अब थोड़ा सा और जान लेते हैं बेल्जियम के बारे में। देखिए स्टूडेंट, बेल्जियम में 59% जो आबादी है वो डच भाषा बोलने वाली है और डच भाषा जिसमें बोली जा रही है उस क्षेत्र को फ्लेमिश क्षेत्र बोला जाता है। इसी प्रकार 40% जो लोग हैं वो फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं और उसको वेलेनिया क्षेत्र बोलते हैं। लास्ट 1% रह गया, वो जर्मनी भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं। इसी प्रकार बेल्जियम के पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो नीदरलैंड, यूक्रेन, जर्मनी। फिर से देख लीजिए, बेल्जियम के जो पड़ोसी देश हैं वो हैं नीदरलैंड, यूक्रेन, जर्मनी। ओके, अब यहाँ पर किस चीज़ का विवाद हो रखा था बेल्जियम में। देखो स्टूडेंट, जो 59% हैं वो तो डच भाषा बोलने वाले हैं और 40% जो लोग हैं वो फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं। तो जो 59% है वो तो बहुसंख्यकवाद हो गई और जो 40% है वो कैसे हो गए, अल्पसंख्यक, यानी संख्या में वो कम है। तो विवाद हो गया है कि भाई कौन सी भाषा को सरकारी भाषा बनाया जाए, कामकाज की भाषा बनाया जाए। ठीक है, इस चीज़ के लिए विवाद था। और ये जो विवाद था, ये जो तनाव था वो और अधिक बढ़ गया था 1950 से लेकर 60 के दशक में। इनमें आर्थिक विकास को लेकर, शिक्षा को लेकर ये विवाद काफ़ी बड़ा हुआ था। ठीक है, क्योंकि जो अधिक संख्या में जो बोलने वाले लोग हैं, डच भाषा जो है वो फ्रांसीसी जो लोग बोलते थे उन पर थोपी जाने लगी थी। ठीक है, इसी चीज़ को लेकर क्या था, विवाद था। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और हम और देख लेते हैं श्रीलंका का। देखिए स्टूडेंट, श्रीलंका हमने पहले ही देख लिया कि ये हमारे दक्षिणी द्वीपीय पड़ोसी देश है हमारा, और जो लगभग हरियाणा राज्य के जो जनसंख्या है उसके बराबर है। यहाँ पर 74% सिंगली भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं, 18% तमिल, और जो 7% बच गए हैं वो सिंगली और तमिल दोनों ही भाषा बोलते हैं। यहाँ पर जो 18% जो तमिल भाषा बोलते हैं उनको भी 2 भागों में बांटा गया है। देख लीजिए, जो 13% बोलने वाले जो हैं वो हैं श्रीलंकाई मूल, यानी कि वहीं के निवासी हैं, और जो केवल 5% लोग हैं उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। और ये कौन से हिंदू और कौन से मुस्लिम हैं देख लीजिए, जो औपनिवेशिक काल में जब भारत से लाए गए थे ये बागानों में काम करवाने के लिए। ठीक है, तो ये तमिल कहलाते हैं
और ये केवल 5% है, हिंदू भी हैं इसमें और मुसलमान भी हैं, तो कुल मिलाकर 100% हो गए ये। तो देख लीजिए श्रीलंका में सिंगली भाषा का दबदबा है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने सीक्वेंस लिख दिया है। यूरोपीय जो कंपनियों का आगमन हुआ था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले कौन आया, उसके बाद में कौन आया, मतलब एक तरह से सीक्वेंस में लगाना ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट पुर्तगाली आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश आए। देखिए स्टूडेंट, अब मैंने यहाँ पर एक ट्रिक बनाई है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको अच्छी लगेगी और आपको याद भी हो जाएंगे। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस प्रकार हुआ था। देखिए स्टूडेंट, मैंने ट्रिक का माध्यम लिया। जैसे आप अपने डैड के सामने अपनी किसी बात को मनवाने के लिए अड़ जाते हो, मैंने उसी को एक माध्यम बनाया है। पुत्र अड़ा डैड फंसा, यानी कि आप कोई बात अपनी मनवानी है, कुछ चीज़ मंगवानी है, या कोई भी जो भी बात आपको अपने डैड से मनवानी है, वो क्या करते हो, आप जिद पर अड़ जाते हो। ठीक है, तो देख लीजिए, पुत्र से पुर्तगाली, ए से अंग्रेज या ब्रिटिश, डा से डच, डैड से डेनिश, फे से फ्रांसीसी और सा से स्वीडिश। ठीक है, ये आपकी हो गई है पूरी ट्रिक। पुत्र अड़ा डैड फंसा। ओके, अब देख लीजिए, पुर्तगाली आए थे भारत में 1498 में, फिर 1600 में अंग्रेज आए थे, 1602 में डच, डेनिश 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में, स्वीडिश 1731 में भारत आए थे। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप रिपीट कर लीजिए और साथ के साथ नोट कर लीजिए ताकि आपको चीज़ें आसान लगने लगे। देखिए स्टूडेंट, अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। स्टूडेंट, श्रीलंका में हमने देख लिया कि जो सिंगली भाषा है उसका दबदबा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि श्रीलंका को कब स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया। ठीक है, तो 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। और बहुसंख्यकवाद यानी ज़्यादा कौन सी भाषा बोलते हैं यहाँ के लोग, सिंगली भाषा बोलते हैं। 1956 में श्रीलंका में एक कानून बनाया गया। इसमें सिंगली भाषा को ही सरकारी कामकाज की भाषा बनाने के रूप में एक तरह से कानून बना था। विद्यालय प्लस जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें भी सिंगली भाषा को ही प्राथमिकता दी गई। और साथ के साथ संविधान में ये प्रावधान कर दिया गया कि राज्य है वो केवल बौद्ध धर्म को ही संरक्षण देगा। ठीक है, अब इस तरह के जब प्रावधान कर दिए जाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, देख लीजिए। प्रभाव पड़ा जिसके कारण तमिल लोगों को काफ़ी ठेस पहुंची। ओके स्टूडेंट, अब जो बाकी जितने भी लोग वहाँ निवास कर रहे थे उनको काफ़ी ठेस पहुंची, तो उन्होंने क्या किया, कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे वो भी। तो देख लीजिए, जो बाकी समुदाय जो बचा हुआ था, जो तमिल लोग बचे हुए थे, उन्होंने क्या एक्शन लिया। श्रीलंका में रहने वाले तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। देख लीजिए स्टूडेंट, और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। 1980 के दशक में क्या हुआ, उत्तर पूर्वी श्रीलंका में एक स्वतंत्र तमिल इलम का मतलब होता है सरकार बना दी जाए। इस प्रकार के इन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। परिणाम क्या हुआ, कुछ लोग तो शरणार्थी हो गए, कुछ की रोजी छिन गई, गृह युद्ध शुरू हो गए। श्रीलंका के सामने अब चुनौती आ गई है। क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं श्रीलंका के सामने
आ गई हैं। जिस प्रकार आप सिविक्स में श्रीलंका के बारे में पढ़ रहे हैं, आप अर्थशास्त्र में पढ़ोगे कि श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। किस चीज़ में सबसे अच्छा है? आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य में। ठीक है, उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आज की जो क्लास है वो आपको इंट्रोडक्शन सत्ता की साझेदारी का समझ में आ गया है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।